हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेट प्रैक्टिस 1 के बाद 2 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अगर सेट 1 से जुड़े होंगे तो आप लोग प्रश्नों को देखे होंगे, बहुत ही मज़ा आया होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ही प्रश्नों को दोस्तों बनाया जा रहा है और प्रश्नों का रिवीजन कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम देखना चाहेंगे कि आप लोग जो हैं हमें कितना प्यार देते हैं इस सेशन में। दोस्तों, आप लोग जो है सेशन को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा-सा कर दीजिए, बस कुछ नहीं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप थोड़ा-सा अपना भी प्यार हमारे प्रति जता दीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे हम शुरू करेंगे। प्रश्न है हमारा कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? देखिए, इसे क्या कहते हैं? सुरादर्त, तान या पकड़? दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? सुरादर्त कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वरों का वह छोटा समुदाय जिससे किसी राग का, ठीक है, जिससे किसी राग का बोध होता है, क्या कहलाता है? गमक, गीत या पकड़? दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो इसका जो छोटा स्वर समुदाय होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों पकड़ कहलाएगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे कहेंगे पकड़। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग सेशन 1 को नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और लगातार आप लोग देखते चलिएगा। अब देखिए, यहाँ क्या प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? कृति है, तोड़ा है या जावली है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। अभी तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, अभी मिक्स क्वेश्चन चलेगा और आप लोग के लिए जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आने हैं, जैसे कि घराने से क्वेश्चन आएंगे, बिहार संगीत से क्वेश्चन आएंगे आपके, और भी जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, जैसे कि जो बुक्स वगैरह है उसके भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। वैसे तो लगभग मानिए तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है, लगभग आपका हर टॉपिक जो है पूरा कर चुके हैं। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं चैनल पे जितना भी अपलोड है, तो आपका सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग के लिए जो है और जो बेहतरीन प्रश्न जो है, जो नए-नए प्रश्न हैं, जो नए पैटर्न पे जो हैं, उन सब प्रश्नों को हम और भी लाकर आप लोग के सामने दिखा देंगे। सारा टॉपिक वाइज भी चलेगा और आप लोग ये भी चलाते रहिएगा। ठीक है? तो देख लीजिए, आपका जो है एग्ज़ाम यूँ ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर, कर्नाटक संगीत का सबसे महत्वपूर्ण अंग। यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जवाब होगा। ये जो है आपका कृति जो है, इसको क्या कहते हैं? ये कर्नाटक संगीत पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कृति को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है कि द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किनके द्वारा लिखा गया? क्या वो राजा रेड्डी है, मुत्तुस्वामी है या केरल वर्मा है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रेड्डी। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम नामक एक क्या है? एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, एक किताब है। इसके जो लेखक जो है ये आपके राजा रेड्डी कहे जाते हैं। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ प्रसिद्ध है? ये आपके प्रसिद्ध है कहाँ? तो ये आपके तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में ये आपका प्रसिद्ध है भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्री राघवन नायर इनमें से किसके नर्तक हैं? क्या वो कथक के हैं, कथकली के हैं या भरतनाट्यम के हैं? दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर राघवन नायर की हम बात कर लेंगे तो ये कथकली के हो जाएंगे। और कथकली का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से इसका राज्य है कथकली का, और कथक का उत्तर भारत या फिर आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु हम बता चुके हैं अभी अभी जस्ट। चलिए अब देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इमदाद खां की वादन शैली किस अंग पर आधारित थी? तो इमदाद खां जो हो गया, क्या वो गद तोड़ा या फिर गायन या फिर नर्तन? देखिए, सितार जो है ये सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, आप लोग इतना पहले जानिए। और सितार जो है 2 अंगों से बजाई जाती है, एक तो आपका गद तोड़ा अंग और दूसरा आपका गायन अंग। तीसरे की तो बात ही नहीं है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? इमदाद खां जो है ये गद तोड़ा अंग शैली पर वादन करते थे। ठीक है, और गायन पर, और ये आपका गायन पे कौन करते थे? ये आपके जो थे विलायत खां, ये आपके गायन पे करते थे। ठीक है, और यहाँ पे गत तोड़ा अंग में चले जाइए तो इमदाद खां हो जाएंगे आपके, रविशंकर जी हो जाएंगे गत शैली के, आपके फिर निखिल बनर्जी हो जाएंगे गत शैली के। तो ये लोग जो हैं गत शैली के हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय बेतांत्र केंद्र का नाम आकाशवाणी किसने रखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और इन्हीं का एक ग्रंथ है, उसको क्या कहा जाता है? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ। ठीक है, और वंदे मातरम जो है आपका इसी आनंद मठ से लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी एक पुस्तक, ये सब इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये हमारे संगीत से रिलेटेड हैं, जो कि कौन से रविंद्र संगीत के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, केलुचरण महापात्रा का संबंध है किस नृत्य से भाई? क्या ओडिसी से, सत्रिया से, या फिर मुखौटा से? देखिए इनका संबंध आपका हो जाएगा ओडिसी से। और ये सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका असम का है। ठीक है, मुखौटा कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, साथ में एक्स्ट्रा प्रश्न भी। आगे देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न, धाती नाड़ा किस वाद्य यंत्र के बोल हैं? तो धाती नाड़ा की अगर हम बात कर ले, क्या वो पखावज होगा, नगारा होगा, या मृदंग होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, नगारा हो जाएगा। धाती नाड़ा किसके बोल हैं? तो नगारा के बोल हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके नगारा जो बजाने में कौन निपुण थे? अकबर के द्वारा पूछा जाता है कि अकबर कौन सा वाद्य बजाने में निपुण थे भाई। अगर दिमाइंड में आपके छिप गया हो तो ये आप लोग जान लीजिए, फिर से उजागर कर लीजिए इसको और जगा दीजिए कि भाई अकबर जी जो थे नगारा बजाने में निपुण थे। ठीक है, पखावज, पखावज की संगति किसके साथ? ध्रुपद के साथ होती है। ठीक है, और मृदंग जो है दक्षिण भारत का वाद्य माना जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा वाद्य यंत्र त्रितंत्री वीणा से विकसित माना जाता है? क्या वो सरोद है, सुरबहार है, या फिर आपका सितार है? तो त्रितंत्री वीणा यानी कि ये कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा कि त्रितंत्री वीणा से विकसित जो हुआ है वाद्य उसको बताना है। तो त्रितंत्री वीणा से विकसित वाद्य जो है आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सितार जो है किससे हो जाएगा? त्रितंत्री वीणा से विकसित वाद्य माना जाता है। और सितार के आविष्कारक अगर बात करेंगे तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। कव्वाली की बात करेंगे तो अमीर खुसरो। तराना की हम बात करेंगे तो अमीर खुसरो। हम आप तबला की बात कर लेंगे तो अमीर खुसरो। ये सब जो है अमीर खुसरो जी ने आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और यही अमीर खुसरो गोपाल नायक जी को छल से हराया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि 11 नंबर प्रश्न, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? सारंगी, सुरबहार, बेला। देखिए यहाँ जो जवाब हो जाएगा ये जो है आपके राम नारायण, इसका जो संबंध हो जाएगा प्रसिद्ध है सारंगी वादन के लिए। राम नारायण सारंगी बजायन। ठीक है, ये आपको इस तरह से याद रख लेना है। सुरबहार अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, ये अलाउद्दीन खान जी की पुत्री थी। बेला वादन के लिए अगर बात कर लें, इसको क्या बोलते हैं? बेला, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? वायोलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायलिन। ये आपके बीजी जोग, ठीक है, बीजी जोग हो जाते हैं, बीजी जोग। ठीक है, विष्णु गोविंद जोग। चलिए आगे देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय खाली स्थान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है भाई? कोलकाता में, दिल्ली में, या मुंबई में? यहाँ देखिए, संगीत रिसर्च एकेडमी कोलकाता। ठीक है, याद रखिएगा, संगीत रिसर्च एकेडमी कोलकाता। पहले मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय जो है आपका कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। और सुर श्रृंगार संसद कहाँ है? ये आपके मुंबई में हो जाएंगे। ठीक है, कोलकाता संगीत रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एकेडमी। चलिए आगे देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न है कि कौन से स्वर राग में कभी भी वादी हो सकते हैं? तो कौन से स्वर जो है राग में कभी भी वादी हो सकते हैं? तो वादी की बात करेंगे तो क्या सा, म या प? देखिए यहाँ जो जवाब होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये सा भी, म भी और प भी ये किसी भी राग में कभी भी वादी हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है भातखंडे जी के द्वारा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राग में कौन से दो स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? तो ये कौन से, क्या सापा है, मपा है, या पध है? तो ये जो आपका स्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। म और प राग में कभी एक साथ वर्जित नहीं होता है। दोनों में से आपको कोई एक ना एक स्वर जरूर मिलेगा, एक साथ हम कभी किसी को वर्जित नहीं कर सकते हैं। और ये सापा क्या है? दो अचल स्वर हैं भारतीय संगीत के। ठीक है, अचल स्वर। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा स्वर राग में कभी भी वर्जित नहीं होता है? हम लोग ने देखा कि दो स्वर कभी एक साथ नहीं होते हैं वो। अब यहाँ देखेंगे कि कभी वर्जित नहीं होता है, तो कौन सा ऐसा स्वर है भाई आधुनिक में? आधुनिक, अगर ऐसा प्रश्न बोलेगा तो आधुनिक को ही लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर प्राचीन में जाएंगे तो वहाँ आंसर आपका म देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा प्रश्न अगर बोले तो आधुनिक में जाकर आपको सा का आंसर करना है। ठीक है, षडज, क्योंकि इसी को जो है भरत ने अविनाशी अविलोपी स्वर माना था, मध्यम को ही। ठीक है,
क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, राग गायन का विकास इनमें से किससे माना जाता है? क्या सामगान से, जाति गायन से या प्रबंध गान से? किससे माना जाता है दोस्तों? इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति गायन से माना जाता है। ठीक है, राग गायन का विकास किससे हुआ था? जाति गायन से। और ये जाति गायन किसके काल में प्रचलित थे? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका भरत काल में प्रचलित थे। ठीक है, क्लियर? आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, तबले में सर्वाधिक गत किस घराने में पाए जाते हैं? क्या वो फर्रुखाबाद है, दिल्ली है या अजराड़ा है? देखिए, फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक अगर कोई जानते हैं तो जरा सा बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी ख्याल से उठ गया है कि फर्रुखाबाद तबला का घराना के संस्थापक कौन है। दिल्ली की अगर हम बात कर लेंगे तो दिल्ली के जो हैं ये आपके हो जाएंगे कौन, किन्हें कहा जाता है? उस्ताद सिद्धार्थ खां को माना जाता है। सिद्धार्थ खां को माना जाता है। और अजराड़ा की हम बात कर लेंगे तो अजराड़ा में क्या हो जाता है? अजराड़ा में एक है आपके कल्लू खां और दूसरे आपके कौन है? मीरू खां। यही दोनों मिलकर क्या किए थे? अजराड़ा घराने का स्थापना किए थे। अब आइए हमारा जो एंड क्वेश्चन है उस पे आते हैं। तबले में सर्वाधिक गत जो है किस घराने में? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद घराने में तबले के सर्वाधिक गत जो हैं पाए जाते हैं, फर्रुखाबाद में ही। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? क्या वो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है या ओडिसी है? जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों आपका यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में प्रचलित है आपका कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी कहाँ? ओडिशा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए किनकी बंदिश है? तो बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए अगर बंदिश की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों तो ये आपके जवाब क्या हो जाएंगे यहाँ पे? क्या वाजिद अली शाह, फयाज खां या फिर बड़े गुलाम अली खां? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठुमरी के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, लखनऊ के अंतिम नवाब जो हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है वाजिद अली शाह। इन्हीं को माना जाता है कि बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए की बंदिश के रचयिता। ठीक है, चलिए आप लोगों को कमेंट करना है फयाज खां की बंदिश को और बड़े गुलाम अली की एक एक बंदिश को। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा दोस्त। फटाफट पहला सवाल आपसे इस सेशन में आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन से पहले क्या गाया जाता है? क्या वो जाति स्वरम है, चिट्टा स्वरम या चोलुकेटू है? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा जाति स्वरम। ठीक है, देखिए चिट्टा स्वरम जो हमारे यहाँ का सरगम होता है ना भाई, सरगम, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कर्नाटक में चिट्टा स्वरम कहते हैं। चोलू केटू क्या होता है इसके बारे में जरा सा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि चोलू केटू क्या होता है। ठीक है, और मंच प्रदर्शन से पहले हमने बताया क्या गाया जाता है? तो जाति स्वरम गाया जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कि दुर्गा प्रसाद के पिता कौन है? क्या वो गुदई महाराज हैं, सामता प्रसाद है, कंठे महाराज है? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए यहाँ जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति भाई एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं। एक तो आपका सामता प्रसाद इनका नाम है और इनका उपनाम जो है गुदई महाराज है। ठीक है, इसलिए जब वो दोनों ऑप्शन में है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। यानी दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? सामता प्रसाद थे, गुदई महाराज थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु, क्या वो वेम्पति चिन्ना सत्यम, राजा रेड्डी या यामिनी कृष्ण मूर्ति? जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर का, इसका जवाब होगा वेम्पति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु माना जाता है। ठीक है, वेम्पति चिन्ना सत्यम को। राजा रेड्डी भाई क्या थे? तो राजा रेड्डी ने क्या किया था? एक ग्रंथ लिखा था, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम। ठीक है, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम। ठीक है, चलिए और आपके हम यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो ये आपको मैं अभी बता ही दिया कि ये क्या है? ये कथक, ये आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कि लावणी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो लावणी की बात करेंगे दोस्त तो कौन से ताल का प्रयोग किया जाएगा? क्या कहरवा ताल है, झप ताल है या बड़ी सवारी है? यहाँ पे जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कहरवा ताल। और इसमें मात्राओं की संख्या कितने? 8 हो जाती है। ठीक है, दादरा में 6 होता है ना, कहरवा तो 8 ही होगा। और झप ताल में मात्राओं की संख्या 10 हो जाएगी। बड़ी सवारी का जरा सा कमेंट करके बताना है आप लोग को कि बड़ी सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं
किस घराने में ना धिन धिन ना बोल बजाया जाता है? थोड़ा-सा दोस्तों आज शोर हो रहा होगा तो आप लोग जो है थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि आज प्रॉब्लम है थोड़ी-सी। आप लोग के लिए क्लास भी देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एग्ज़ाम जो है कब हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए जो है थोड़ा-सा क्राउड को जो है उधर से बाहर से जो आ रहे हैं उसको मैनेज कीजिएगा और अपने प्रश्नों पे फ़ोकस कीजिएगा, ठीक है? तो किस घराने में ना धिन धिन ना बोल बजाया जाता है? क्या वो बनारस है, फर्रुखाबाद या फिर अजराड़ा है? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा नाधिन धिन्ना नाधिन धिन्ना नाच नचा देंगे। भाई नाच कौन नचाता है? तो ये आपके अजराड़ा, ठीक है? जो अजराड़ा है वही नाच नचा देगा, ठीक है? आपने सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा, वो नाधिन धिन्ना आदित्य नारायण का जो गाना है जो बचपन में गाया था उसने। तो भई वो भी बहुत अच्छे गाते हैं, ऐसा उसमें उनमें भी कोई शक नहीं है। देखिए, आभोग ध्रुपद का कौन-सा भाग होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो कौन-कौन से भाग होते हैं? एक तो आपका क्या होता है? एक तो आपका अस्थाई होता है, दूसरा क्या होता है? अंतरा होता है, तीसरा क्या होता है? संचारी होता है और चौथा क्या होता है? आभोग होता है, ठीक है? तो ये आपके अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग, ये ध्रुपद के 4 भाग। तो पूछ रहा है आभोग कौन-सा भाग है? तो भई ये जो है हमारा चौथा भाग था यानी कि अंतिम भाग था, ठीक है? जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राएं बोली जाती है? तो एक मात्रा, 4 मात्रा या 2 मात्रा? देखिए जब हम चौगुन करेंगे किसी चीज का, एक है हमारे पास, तो जब इसमें हम 4 बोलेंगे तभी तो ये चौगुन होगा ना। तो कितनी मात्राएं बोलनी पड़ेगी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मात्रा, ठीक है? आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से रूपक ताल के विभाग में मात्राओं की पहचान करें। भाई रूपक ताल जैसा कि बात बता दें आपको 7 मात्रा और इसके कितने 3 विभाग, विभाग कितने, विभाग इसके 3 हो जाते हैं। तो तीनों विभाग में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? क्या 2 2 3 या फिर 3 2 2 या फिर 2 3 2? तो जवाब इसका क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 2 और 2, 3 2 5 और 2 7, ये सही मात्राएं होती है उसमें। चलिए आप लोग कमेंट में इसका बोल लिखिएगा कि रूपक ताल का बोल क्या होता है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न है कि महामहोपाध्याय की उपाधि इनमें से किन्हें मिली थी? क्या वो इचल करंजीकर थे, पलूसकर थे या भातखंडे थे? व्यक्तियों से संबंधित मैं प्रश्न करवा चुका हूं मेरे दोस्त, आप लोग जाकर देख लीजिएगा उस चीज को, क्योंकि जो भी व्यक्तियों से संबंधित थे मैंने सीरीज वाइज करवाया था, 5 सीरीज हम करवाए, 5 सेशन उसके हम करवाए थे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो वो चीज आप लोग को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा व्यक्तियों से संबंधित। तो देखिए महामहोपाध्याय इनमें से किन्हें उपाधि मिली थी? क्या वो इचल करंजीकर, पलूसकर या भातखंडे? इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पलूसकर जी को महामहोपाध्याय की उपाधि मिली थी। और पलूसकर जी के गुरु कौन थे भाई? तो ये आपके इचल करंजीकर थे, यही थे पलूसकर जी के गुरु। चलिए आगे देख लेंगे 29 नंबर का प्रश्न है अनिबद्ध गान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है भाई, आप लोग जरा सा आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कहता है। तो सही, इनमें प्रबंध वस्तु और रूपक शामिल होता है। देखिए अनिबद्ध होता क्या है, इसमें तो शामिल नहीं होता है, यह ताल में बंधा हुआ होता है। भाई देखिए ताल में हम जानते हैं कि निबद्ध बना हुआ होता है, ठीक है? ये तो नहीं होता है, यह ताल में बंधा हुआ नहीं होता है। इसका जो सही है यही है, ठीक है? यह ताल में नहीं बंधा हुआ होता है, इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर की होरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह दीपचंदी ताल में गाई जाती है, यह धमार ताल में गाई जाती है, यह होरी 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? कथन हमको देखना है। यह दीपचंदी ताल में नहीं, दीपचंदी में तो भैया आपका क्या ठुमरी गाया जाता है। क्या गाया जाता है? ठुमरी। और यह धमार, यहाँ धमार होगा, धमार ताल में, जी हाँ धमार ताल में गाई जाती है। और होरी 2 प्रकार के होते हैं, जी हाँ होरी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपकी कौन सी, एक आपकी कच्ची होरी और दूसरी आपकी पक्की होरी, ठीक है? तो ये 2 प्रकार के, इसलिए हमारा जो आंसर बन जाएगा यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण थे। और चलिए आप लोग को बताना है मुझे फटाफट कमेंट करके कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। और हम आपसे मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस के साथ। जब